हाँ दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं भाई आप लोग? हम उम्मीद रखते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। तो दोस्तों, हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस का इतिहास का हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है और हमने आप लोगों से बोला था कि अरिहंत प्रकाशन पर आधारित हमने पूरा फैक्ट निकाला है। तो आइए बच्चों, हम लोग बात ना करते हुए अपने क्वेश्चन को शुरू किया जाए। और फिर एक बार हम जरूर आप लोगों से कहना चाहेंगे भाई कि जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों, अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियो को शेयर और लाइक करने का सब लोग प्रयास करें भाई। हमें एक बार प्लेटफार्म पर आने का मौका ज़रूर दें दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आप लोगों को समझ में आ रही तो। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं भाई। हमारा आज का पहला प्रश्न आ जाता है कि भारत का नेपोलियन। तो बच्चों, भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? तो डॉक्टर एडम स्मिथ, विसेंट स्मिथ। एडम स्मिथ तो अर्थात के जनक है। डॉक्टर विसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन किसे कहा है? समुद्रगुप्त को कहा है बच्चों। तो आंसर हमारा समुद्रगुप्त जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं कुमार संभव महाकाव्य। तो कुमार संभव महाकाव्य कालिदास ने लिखा है दोस्तों। कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में थे। उन्हीं के दरबार में रहते हुए इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, उसमें एक कुमार संभव भी लिखा है। तो हमारा आंसर जाएगा कालिदास। अगर हम बाणभट्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो बाणभट्ट ने अर्थचरित्र और कादम्बरी लिखी है, हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। अगर हम चंद्रबरदाई की बात करते हैं दोस्तों, तो पृथ्वीराज रासो लिखी है और पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे चंद्रबरदाई। हर्षेण ये समुद्रगुप्त की मंत्री थे। हर्षेण तो समुद्रगुप्त के मंत्री हर्षेण थे, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा है हर्षेण ने। तो हमारा बच्चों आंसर जाएगा कालिदास। गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कहाँ था? तो गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय था, जिसकी स्थापना कुमारगुप्त ने की, जो भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, जो पटना बिहार में स्थित है बच्चों। तो कुमारगुप्त। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो बच्चों में आपको बता दी, कहा जाता है थानेश्वर। थानेश्वर के पुष्य भूति वंश। तो थानेश्वर के पुत्र भूति वंश है। तो प्रारंभिक राजधानी इनकी थानेश्वर थी। बाद में कहाँ बनाई गई? कन्नौज को बनाई गई। और इसी कन्नौज को लेकर के दोस्तों 3 महाशक्तियों में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। ये महान शक्तियाँ कौन थी? गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश, राजकोट वंश। तो प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी, बाद में कन्नौज को बनाई गई। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं हर्षचरित्र। हर्षचरित्र और कादम्बरी के लेखक कौन है बच्चों? तो बाणभट्ट है, जो हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। इसके बाद हम आ जाते हैं कि हर्षवर्धन के शासन काल में कौन चीनी यात्री आया था? तो चीनी सम्राट ताइशुंग। तो चीनी सम्राट ताइशुंग ने बच्चों भेजा था। ताइशुंग तो चीनी सम्राट ताइशुंग ने अपना दरबारी राजदूत अपना दूत ह्वेनचांग को हर्षवर्धन के दरबार में भेजा था, जो 633 एडी में आया था और 642 एडी में 646 एडी में चला गया। 646 में चला गया। तो बच्चों 7वीं शताब्दी में आया और 7वीं शताब्दी में गया था ह्वेनसांग। फैयान की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो फैयान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं, हर्ष ने सोने के सिक्के के पृष्ठभाग पर अंकन करवाया है। तो क्या अंकन करवाया दोस्तों?
तो शिव और पार्वती की आकृतियों को अंकित करवाया हर्षवर्धन ने। हमारा तीसरा ऑप्शन जा रहा है आंसर। प्रियदर्शिका, नागनंदा और रत्नावली। तो प्रियदर्शिका, नागनंदा और रत्नावली ये तीनों ग्रंथ किसने लिखी है दोस्तों? तो हर्षवर्धन ने लिखी है। हर्षवर्धन जो थानेश्वर के पुष्य भूति वंश के शासक थे, यानी एक अच्छा शासक होने के साथ साथ ये साहित्यकार भी थे। हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण दिया था दोस्तों? तो हर्ष के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अपने चरमों उत्कर्ष पर था, तो नालंदा विश्वविद्यालय को हर्षवर्धन ने श्रेय दिया था। ठीक, इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं हर्ष और पुलकेशिन के बीच किस स्थान पर युद्ध लड़ा गया था? तो बच्चों हम आपको एक चीज बता दें कि हाँ, पुलकेशिन द्वितीय के मंत्री थे रवि कीर्ति। तो रवि कीर्ति ने क्या लिखा है बच्चों? रवि कीर्ति ने एक ये होल अभिलेख लिखा, ये होल। तो रवि कीर्ति ने ये होल अभिलेख लिखा है दोस्तों, अभिलेख। तो ये होल अभिलेख ये बीजापुर कर्नाटक में है। तो ये होल अभिलेख से पता चलता है कि हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर, तो नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। अर्थात दक्षिण भारत अभियान से हर्षवर्धन को किसने रोका था? तो रोका था पुलकेशिन द्वितीय ने। तो चलिए हमारा आंसर जाएगा नर्मदा नदी के तट पर। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं पाल वंश के संस्थापक कौन है? तो पाल वंश की स्थापना बच्चों गोपाल ने की थी। और पाल वंश की स्थापना बच्चों गोपाल ने कब की थी? तो 750 में की थी। 750 में पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। और इनकी राजधानी कहाँ थी? मुंगेर। तो इन्होंने मुंगेर को अपने राज्य की राजधानी बनाई दोस्तों। हमारा आंसर जाएगा गोपाल। अरबों ने भारत पर आक्रमण किया। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि इराक के शासक अल हज्जाज के भतीजा और दामाद मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में सिंधु पर आक्रमण किया। तो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। और जिसने कब आक्रमण किया था दोस्तों? तो इसने आक्रमण किया था 712 ईस्वी में। तो मोहम्मद बिन कासिम। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं निम्नलिखित में से कौन महमूद गजनवी के दरबार में रहता था? तो महमूद गजनवी के दरबार में अलबरूनी। तो अगर हम अलबरूनी की बच्चों बात करते हैं तो अलबरूनी भी महमूद गजनवी के दरबार में था। जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था दोस्तों 1000 ईस्वी में, तो अलबरूनी को जबरदस्ती भारत लाया था, क्योंकि अलबरूनी एक इतिहासकार था। अलबरूनी को जबरदस्ती भारत लाया था आंखों देखा वर्णन लिखने के लिए। तो अलबरूनी ने किताबुल हिंद लिखा है। तो इन्होंने किताबुल हिंद नामक ग्रंथ में, ठीक है, किताबुल हिंद नामक ग्रंथ में अलबरूनी ने क्या किया कि महमूद गजनवी के आक्रमण का या यहाँ की गतिविधियों का उल्लेख किया। और फिरदौसी की हम अगर बात करते हैं दोस्तों, तो फिरदौसी ने शाहजहांनामा लिखी, शाहनामा लिखी है। ये सुबुक्तगीन के दरबार में रहते थे, यानी ये भी अगर देखा जाए तो उन्हीं के दरबार में थे। उतबी की अगर हम बात करते हैं तो महमूद गजनवी का दरबारी कवि था उतबी, यानी तीनों जो है महमूद गजनवी के समकालीन थे या उसके दरबार में रहते थे। तो उपयुक्त तीनों जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध। तो बच्चों हम आपको बता दें कि तराइन का प्रथम युद्ध है 1191 और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में लड़ा गया। तो प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य लड़ा गया। प्रथम युद्ध में गोरी ने, पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को पराजित किया और द्वितीय युद्ध में गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया और बंदी बना लिया। तो हमारा क्वेश्चन क्या जा रहा है
किसके बीच लड़ा गया? तो दोनों युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया दोस्तों। तुम्हारा पहला आंसर सही जा रहा है। मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज चौहान से पराजित हुआ था? तो 1191। अभी हमने आप लोगों को बताया था तराइन के प्रथम युद्ध में। लाख बख्श, तो दोस्तों लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई? तो लाख बख्श की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई। उदारता और दानी स्वभाव के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श या हातिम द्वितीय की उपाधि दी गई दोस्तों। तो हमारा जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी पहला सेकंड ऑप्शनल आपका सही जा रहा है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता 2.5 दिन का झोपड़ा। तो बच्चों आपको बता दी कि ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, कहा जाता है कि अजमेर स्थित जैन मंदिर और संस्कृत पाठशाला को तोड़वा करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन झोपड़े का निर्माण करवाया था। तो अजमेर स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और भी इनकी कलाएँ हैं। कुतुब मीनार जैसे कुबतुल इस्लाम मस्जिद बनवाया और अपने गुरु ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में इन्होंने कुतुब मीनार के कार्य को शुरू करवाया और जिसे कालांतर में इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था दोस्तों। तो हमारा अगला पॉइंट आ जाता है इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कान-ए-चिहलगानी। तो बच्चों मैं आपको बता दी कि तुर्कान-ए-चिहलगानी 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया था इल्तुतमिश ने। 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया था इल्तुतमिश ने, जिसे तुर्कान-ए-चिहलगानी चालीसा या चरगान कहा जाता है। तो बच्चों हमारा आंसर क्या जा रहा है? बी। लेकिन समाप्त किसने किया? ध्यान रखिएगा, समाप्त किया था बलबन ने, बनाया इल्तुतमिश ने और समाप्त किया है बलबन ने दोस्तों। तो हमारा आंसर जाएगा 40 गुलाम सरदारों का संगठन। एकता प्रणाली, तो एकता माने क्या होता है बच्चों? एकता माने होता प्रांत, प्रांत होता है। राजस्व के क्षेत्र में इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था को चलाया था, यानी इसने संपूर्ण साम्राज्य को कई प्रांतों में डिवाइड कर दिया और राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति कर दी, जिससे राजस्व को अच्छी तरह से असूला जा सकता था। तो हमारा क्वेश्चन था बच्चों कि एकता प्रणाली को शुरू किया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जीतल तथा टका। तो जीतल तथा टका ये सिक्का चलाया था इल्तुतमिश ने। कहा जाता है कि 178 ग्रेन तांबे का सिक्का, चांदी का सिक्का चलाया था और 380 ग्रेन तांबे का टका चलाया था इसने। तो टका और जीतल सिक्का चलाया था किसने? इल्तुतमिश। तो यहाँ हमारा बच्चों आंसर जाएगा इल्तुतमिश। इसके बाद बच्चों हमारा आज का क्लास वीडियो यहीं समाप्त होता है और हमें पूरा उम्मीद है कि हमारी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो ज़रूर आप लोग करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। तो चलिए बच्चों अपनी वीडियो का मैं समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।